नमस्कार। आप सभी का चंद्रा ग्लोबल स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, हम सब विषय रसायन विज्ञान के 2023 कक्षा 12 के अनसॉल्व्ड पेपर को हल कर रहे थे, जिसमें पिछली कक्षाओं में हमने सेट 5 के 347 कोड सी के सवाल नंबर 1 से 3 को हल किया था। तो आइए आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और हम सवाल नंबर 4 से आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सवाल दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 सवाल है 4 का लिखा हुआ है, नर्स्ट समीकरण लिखिए तथा इसकी एक उपयोगिता बताइए। तो सबसे पहले आप इसका समीकरण लिखेंगे और इसके बाद में इसका एक उपयोग बताएंगे कि इस समीकरण का उपयोग कहां पर है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि माना किसी इलेक्ट्रोड पर निम्न अभिक्रिया हो रही है। निम्न अभिक्रिया हो रही है। अभिक्रिया है कि कोई मेटल है यहां से और ये अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है और ऑक्सीकृत हो जाता है n इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके। तो आप अगर इन दोनों में देखोगे, धातु और इसके आयन में, तो यह इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और ये इसका रिडक्शन स्टेट होगा। अपचयित अवस्था और ऑक्सीकृत अवस्था होगी। तो नष्ट समीकरण जो है उसको हम लिखेंगे, नष्ट समीकरण लिखा जाता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बटे NF इंटू log OS यानी ऑक्सीकृत अवस्था बटे RS अर्थात अपचयित अवस्था बेस 10। ये हमारा समीकरण होता है। यही है हमारा नष्ट समीकरण। जहां देख लेंगे ई सेल क्या है, इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड भी हो जिसे हमें ज्ञात करना है। ई नॉट सेल मानक इलेक्ट्रोड भी हो जाएगा। आर गैस स्थिरांक होता है जिसकी वैल्यू होती है 0.0821। यहां पर टेम्परेचर जो है वो कैपिटल टी के द्वारा दिखाया गया है जिसका मात्रक केल्विन होगा। एन यहां पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। एफ फैराडे नियतांक है जिसका मान होता है 96,500 कूलम। ओएस ऑक्सीकृत अवस्था और आरएस अपचयित अवस्था की सांद्रता होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर नष्ट समीकरण। अब कह रहा है कि इसकी एक उपयोगिता भी बताइए। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी एक उपयोगिता, तो हेडिंग कर देंगे उपयोगिता। और उपयोगिता में सीधी सी बात लिखें, नष्ट समीकरण के द्वारा किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मापन किया जाता है। किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मापन किया जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का खा जो दिया गया है सिलेबस से हटा हुआ है, हल नहीं करना है। हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के गा को। तो चलिए हम इसको हटाते हैं और अगला प्रश्न हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का गा। क्वेश्चन नंबर 4 का गा है, गा ये कह रहा है एसिटिलीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हम हेडिंग कर देंगे यहीं पर एसिटिलीकरण और इस पर हमें टिप्पणी लिखना है। तो लिखेंगे इसमें एसिटिलीकरण के बारे में हम लिखें एल्कोहल फिनाल या एमीन के सक्रिय हाइड्रोजन परमाणुओं का
सक्रिय हाइड्रोजन परमाणुओं का एसिल समूह ब्रैकेट में लिख लेंगे RCO, एसिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर संगत एस्टर या एमाइड का बनना एसिटिलीकरण कहलाता है। संगत एस्टर या एमाइड का बनना एसिटिलीकरण कहलाता है। चलिए इसका हम रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए बता रहा है कि एल्कोहल या फिनाल या फिर बताया गया कि एमीन, जब इनकी क्रिया हम एसिटिल क्लोराइड से करा दें, यानी यहां पर लिख देते हैं प्लस CH3COCl एसिटिल क्लोराइड, और इसके साथ में जब इसकी क्रिया होती है तो कह रहा है कि इनके हाइड्रोजन का निकल जाना और COR समूह का इसके साथ जुड़ जाना, यानी तो ये बनाएगा CH3CO और यहां से OC2H5 प्लस HCl अलग हो जाएगा, ये बन जाता है एक है एस्टर का बनना, नाम होगा एथिल एसीटेट, नाम हो जाएगा इसका एथिल एसीटेट। तो यही कहलाता है एसिटिलीकरण। अगर यही एमाइड होगा तो क्या होगा देख लीजिए, हम लिख देते हैं C2H5NH2 प्लस CH3COCl, जब इससे ये क्रिया करेगा तब बनाएगा ये CH3CONH C2H5 प्लस HCl, इसका नाम होगा N-एथिल एथेनामाइड। तो इस तरह से ये यौगिक हमारा प्राप्त होगा। इसी अभिक्रिया को कहा जाता है एसिटिलीकरण अभिक्रिया। नोट करिए। उम्मीद है आपने इसे लिख लिया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला है क्वेश्चन नंबर 4 का घ, और क्वेश्चन है कि प्रोटीन के विकृतीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हेडिंग डालेंगे प्रोटीन का विकृतीकरण, विकृतीकरण, ये हेडिंग रहेगा। और लिखेंगे इसमें विकृतीकरण में लिखें वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रोटीन के भौतिक गुणों के साथ साथ जैविक गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है। प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाती है। उदाहरण लिख लेंगे इसका, जैसे देखें अंडे में उपस्थित सफेद भाग, ब्रैकेट में लिख लेंगे एल्ब्यूमिन, सफेद भाग एल्ब्यूमिन का अस्कंदन। तो इस तरह से ये हमारा हो जाता है प्रोटीन का विकृतीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, 5 का है
5 का लिखा है 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के m/10 विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। टी यहाँ पर ज्ञात करना है और आर की वैल्यू इसने लिख दिया है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। तो चलिए देखते हैं, हल करते हैं इसको। लिखा है टेम्परेचर T बराबर 27 डिग्री सेल्सियस, हम इसमें जोड़ देंगे 273, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। ये टेम्परेचर मिल गया। यहां सांद्रता दी गई है C बराबर है 1/10 मोलर, 1/10 मोलर ये सांद्रता दे दी गई है। R की वैल्यू दे दी गई है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल, ये लिखा हुआ है। परासरण दाब P पूछ रहा है कि क्या होगा, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखेंगे सूत्र होता है, इसका सॉल्यूशन देखें। सूत्र है P बराबर CST या CRT लिख लीजिए, या आप लोग जानते हैं, इसको याद होगा आपको, लिख लेंगे PV बराबर NST या NRT, PV बराबर NRT, ये जानते हैं सूत्र। इसी सूत्र को देखिए, अगर P बराबर लिखे तो N/V इंटू RT हो जाएगा, और जो हमारा N/V है यही होती है सांद्रता, तो N/V के स्थान पर हम लिखते हैं CRT। अब यहीं पर टेम्परेचर मान रख दीजिए। C का मान दिया गया 1/10, R का मान है 0.0821 और टेम्परेचर दिया गया है 300 केल्विन। हल कर लीजिए, 0 से 0 कटेगा, 30 का इसमें गुणा कर दो, 1 0 है, 3 3 दूनी 6, 3 8 24 और 2 2 4 अंक पर दशमलव, 2.463 वायुमंडल, ये इसका उत्तर होगा। नोट करिए, लिखिए। उम्मीद है आपने इसे लिख लिया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां का खा। आइए देखते हैं सवाल नंबर 5 का खा। 5 का खा कह रहा है, 5 का खा है प्रथम कोड की अपक्रिया। अपक्रिया है N2O5, एक अपक्रिया लिखी हुई है, हम भी लिख लेते हैं यहाँ पर N2O5, और ये बना रही गैसेस स्टेट में है, बना रहा है 2NO2 गैस है, और प्लस हाफ O2 ये भी क्या है, गैस है। में 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 1.24 इंटू 10⁻⁻2 मोल प्रति लीटर थी, जो 60 मिनट के उपरांत 0.20 इंटू 10⁻⁻2 मोल प्रति लीटर रह गई। 318 केल्विन पर अपक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। चलिए देखिए दिया क्या क्या गया है। ये कह रहा है कि इसकी प्रारंभिक सांद्रता को हम स्मॉल a से लिखते हैं, और कह रहा है कि इसका मान था 1.24 इंटू 10⁻⁻2 मोल प्रति लीटर। 60 मिनट बाद यानी t बराबर 60 मिनट, 60 मिनट बीता तो शेष कितनी मात्रा बची, वो दिया गया a माइनस x से हम लिख देते हैं। a माइनस x बराबर दिया गया है 0.20 इंटू 10⁻⁻2, ये भी था मोल प्रति लीटर और ये भी है मोल प्रति लीटर। तो कह रहा है वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। चलिए हल करते हैं इस सवाल को। आइए देखते हैं, ये चूंकि अभिक्रिया प्रथम कोड की है, तो हम प्रथम कोड की अभिक्रिया का समीकरण को हल लगाएंगे और उसी से हल करेंगे। लिखेंगे कि चूंकि के बराबर 2.303 बटे टी इंटू लाग a बटा a माइनस एक्स बेस 10, ये हमारे प्रथम कोड की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए समीकरण होता है। अब यहीं पर हम वैल्यू रखेंगे और हल कर लेंगे। तो ये है 2.303, टी की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 60 मिनट, इंटू लाग ये की वैल्यू दी गई है 1.24 इंटू 10⁻⁻2, a माइनस एक्स का मान है 0.20 इंटू 10⁻⁻2 बेस 10। देखेंगे हट जाएगा ये, यहाँ पर जब 2 से भाग कर दशमलव से दशमलव हटेगा, भाग करोगे 20 एकम 20, 20 छक्के 200 120, 4 बचेगा, दशमलव लगाओगे 40, 20 दूना 40।
तो मान मिल जाएगा 2.303 इंटू अपॉन 60 इंटू log 6.2 इंटू 6.2 बेस 10, ये मान मिल जाएगा। जब यहां पर एक मान दिया गया है हमारे सवाल में कि log 6.2 का मान होता है 0.7924, ये मान दिया गया है log 6.2 का मान है 0.7924, तो यही वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो ये हल मिलेगा हमें, इसका मान रखोगे तो 0.7924 अपॉन 60। जब इसको आप हल करेंगे तो हल करने पर इसका मान मिल जाएगा आपको, गुणा करोगे तो 1.825 अपॉन 60 हो जाएगा, और जब इसको डिवाइड करोगे तो ये मान आ जाएगा 0.0304, और सार्थक अंकों में हम लिख सकते हैं 3.04 इंटू 10⁻⁻2 मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स, यही इसका मान होगा। नोट करेंगे, लिखिए। उम्मीद है आपने इसे लिख लिया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 का गा, क्वेश्चन नंबर 5 का गा ये दिया गया है, संक्रमण तत्वों की 4 विशेषताएं लिखिए। यानी जो डी ब्लॉक के तत्व हैं संक्रमण तत्व, तो इनकी 4 विशेषता लिखना है। आप हेडिंग करेंगे संक्रमण तत्व की विशेषताएं, तत्व की विशेषताएं, संक्रमण तत्व की विशेषताएं लिखेंगे। लिखें, संक्रमण तत्वों की निम्न विशेषताएं हैं, संक्रमण तत्वों की निम्न विशेषताएं हैं। पहला लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे नंबर 1, देखें संक्रमण तत्वों के, संक्रमण तत्व इस तरह से लिखें, संक्रमण तत्व अपने जलीय विलयन में रंगीन आयन देते हैं। संक्रमण तत्व अपने जलीय विलयन में रंगीन आयन देते हैं। दूसरा नंबर 2, सेकेंड पॉइंट लिखें नंबर 2, संक्रमण तत्वों के परमाणुओं का आकार, संक्रमण तत्वों के परमाणुओं का आकार लगभग समान होता है, लगभग समान होता है, अतः ये आसानी से मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं, अतः ये आसानी से मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। तीसरा पॉइंट नंबर 3, तीसरा लिखें, देखो संक्रमण तत्वों में, तीसरा पॉइंट लिखेंगे संक्रमण तत्वों में रिक्त डी उपकोष की उपस्थिति के कारण, रिक्त डी उपकोष की उपस्थिति के कारण ये परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ये परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। और पॉइंट चौथा लिखेंगे नंबर 4, लिखें इनमें अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होने के कारण, इनमें अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होने के कारण ये अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, ये अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। तो इस तरह से यहां पर हमारी इसकी 4 विशेषताएं हो गई। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 का घा। क्वेश्चन नंबर 5 का घा कह रहा है, 5 का घा, चलिए देखते हैं।
5 का घ है उपसह संयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चूंकि ये क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा गया है तो आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कुछ पॉइंट को आप जरूर बताइए कि नामकरण की पद्धति कैसे की है, इसकी आईयूपीएसी यौगिकों के नामकरण कैसे किया जाता है, तो इसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग उपसह संयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण पद्धति। उपसह संयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी नाम पद्धति, ये हेडिंग करेंगे और इसी के बारे में लिखना है। लिखेंगे, देखें उपसह संयोजी यौगिकों के, देखें इसमें उपसह संयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी नाम जटिल यौगिकों के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। जटिल यौगिकों के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। इसका नाम निम्न नियम के आधार पर लिखा जाता है। इसका नाम निम्न नियम के आधार पर लिखा जाता है। और अब आप पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, नंबर 1 पॉइंट फर्स्ट लिखें सामान्य यौगिकों की तरह ही, पहले बिंदु में लिखेंगे सामान्य यौगिकों की तरह ही इनका भी या इनमें भी सबसे पहले धनायन तथा बाद में ऋणायन का नाम लिखते हैं। इनमें भी सबसे पहले धनायन तथा बाद में ऋणायन का नाम लिखते हैं। तो पहला चीज हमें मालूम हो गया कि सबसे पहले हम धनायन का नाम लिखेंगे और बाद में ऋणायनों का नाम लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जनरली जो ऋणायन होते हैं वो लिगेंड होते हैं, तो उसका नाम जब भी लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो पॉइंट बी यहाँ पर डालेंगे और हेडिंग कर देंगे यहाँ पर दूसरा बिंदु उपसह संयोजी क्षेत्र या मंडल का नामकरण। उपसह संयोजी क्षेत्र या मंडल का नामकरण, यानी जो दूसरा हमारा भाग मिलता है वो उपसह संयोजी क्षेत्र होता है, तो उसका नाम हम कैसे लिखते हैं, और इसी के अंतर्गत पॉइंट ए करके पहला बिंदु लिखें। पॉइंट ए लिखेंगे, देखें इसका नाम लिखते समय सबसे पहले लिगेंडों का नाम लिखते हैं। इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाता है। इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाता है। तो पहला बिंदु मालूम हुआ कि जब भी हम उपसह संयोजी क्षेत्र का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिगेंडों का नाम लिखेंगे और बाद में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाएगा। पॉइंट बी डालेंगे, लिगेंडों का नाम कैसे लिखते हैं उसको लिखें। पॉइंट बी में लिखें लिगेंडों का नाम लिखते समय सबसे पहले ऋणात्मक लिगेंड, यानी अगर एक से अधिक लिगेंड दिए गए हैं तो सबसे पहले हम ऋणात्मक लिगेंड को लिखेंगे, फिर आगे लिखें फिर उदासीन लिगेंड और इसके पश्चात धनात्मक लिगेंड का नाम क्रमानुसार लिखते हैं। धनात्मक लिगेंड का नाम क्रमानुसार लिखते हैं। उसी में लिखें यदि एक ही प्रकार के समान लिगेंड उपस्थित होते हैं, यदि एक ही प्रकार के समान लिगेंड उपस्थित होते हैं तो उन्हें अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित करते हैं।
तो उन्हें अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई यहाँ पर उपसा संयोजी क्षेत्र है जिसमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड लिखे हुए हैं और सबकी जो प्रकृति है वो अलग अलग है, कोई उदासीन है तो कोई ऋणात्मक है या फिर धनात्मक है, तो उसमें क्रम हम लिखा लेंगे कि सबसे पहले हम ऋणात्मक का नाम लिख दें, फिर उदासीन का नाम लिखेंगे और यदि बच रहा है तो धनात्मक है तो धनात्मक का नाम लिख दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा लिगेंड है जिसमें दो उदासीन ही लिगेंड दिए गए हैं या दो ऋणात्मक लिगेंड ही दिए गए हैं, तो उस कंडीशन में हम जो लिगेंड लिखे जाते हैं उनके अल्फाबेट को देखते हैं, जो पहले होता है उसका नाम पहले लिखते हैं, जो बाद में होता है उसका नाम बाद में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसी में पॉइंट सी करके तीसरा बिंदु लिखें, नंबर 3 लिखें। यदि एक ही प्रकार के दो लिगेंडों में प्रथम परमाणु भी समान हो, यदि एक ही प्रकार के लिगेंड के दो लिगेंड में प्रथम परमाणु भी समान हो, तो ऐसे में कम परमाणु वाले लिगेंड को पहले लिखते हैं, कम परमाणु वाले लिगेंड को पहले लिखते हैं। यदि ये भी समान है, यानी दोनों में पहला परमाणु भी समान है, संख्या भी उसकी समान है, यदि ये भी समान है तो अगले परमाणु पर यही नियम लागू होता है, तो अगले परमाणु पर यही नियम लागू होता है। कहने का मतलब है कि यहां तो पहले दिया गया है कि अल्फाबेट के अनुसार से, अब मान लीजिए कि दो लिगेंड दिए गए हैं जिनमें दोनों के अल्फाबेट भी समान है, तो उस कंडीशन में हम परमाणुओं की संख्या देख लेंगे, जिसकी परमाणुओं की संख्या कम होगी उसको पहले लिखेंगे, जिसकी ज्यादा होगी उसको बाद में लिखेंगे। अब मान लीजिए कि दोनों के परमाणु भी समान है और संख्या भी समान है, तो उस कंडीशन में उसको छोड़कर उसके अगले वाले परमाणु को देख लिया जाएगा और उसके आधार पर यह निर्धारित कर लिया जाएगा कि किसको पहले लिखा जाए किसको बाद में लिखा जाए, तो ये हो जाएगा पॉइंट सी। इसी में पॉइंट डी डाल करके अगला बिंदु लिखें, पॉइंट डी लिखें। लिगेंडों की संख्या को डाई ट्राई टेट्रा आदि शब्दों को पूर्वलग्नक जोड़कर करते हैं, यानी कि कोई लिगेंड दिया गया है उनकी संख्या 2 या 3 जुड़ी हुई है तो उसके लिए हम डाई ट्राई और टेट्रा शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, पूर्वलग्नक जोड़कर करते हैं। आगे लिखें। परंतु यदि किसी लिगेंड का नाम ही कोई संख्या हो, परंतु यदि किसी लिगेंड का नाम ही कोई संख्या हो तो इसकी अस्पष्टता को दूर करने के लिए विशेष पूर्वलग्नक यहां पर लिख लेंगे, जैसे 20, 30, टेट्राकिस आदि शब्दों को पूर्वलग्नक जोड़कर किया जाता है, इसका मतलब है कि ये तो सामान्य लिगेंड के बारे में बता रहा है कि डाई ट्राई टेट्रा का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन ऐसे लिगेंड जिनके लिगेंड का नाम ही कोई संख्या, जिसे लिख दिया जाए एथिलीन डाईएमीन। अब ये डाईएमीन यहीं पर डाई लिखा हुआ है, तो अब अगर ये 2 जुड़े हैं तो उसके लिए हम 20 शब्द का प्रयोग कर लेंगे, यदि ये 3 जुड़े हैं तो उसके लिए ट्रिस, 4 हैं तो उसके लिए टेट्रा का प्रयोग यहां पर कर लिया जाता है। तो ये हो गया, तो इस तरह से ये हो गया उपसा संयोजी क्षेत्र या मंडल का नाम हम ऐसे लिखते हैं। अब यहां से नंबर 3 डाल करके और अगला बिंदु लिखेंगे, नंबर 3 लिखें। अंत में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम निम्न नियमानुसार लिखा जाता है। और अब इसके लिए नियम लिखेंगे पॉइंट ए, तीसरे में पॉइंट ए डाल करके लिखेंगे। यदि संकुल
संकुल धनात्मक या उदासीन है तो, यदि संकुल धनात्मक या उदासीन है तो धातु के नाम में कोई अनुलग्नक नहीं लगाया जाता है। धातु के नाम में कोई अनुलग्नक नहीं लगाया जाता है, अर्थात जैसा का तैसा लिखा जाता है। अर्थात जैसे का तैसा लिखा जाता है। पॉइंट बी डालेंगे, पॉइंट बी, और पॉइंट बी में लिखें, यदि संकुल ऋणावेशित है, यदि संकुल ऋणावेशित है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के अंत में, तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के अंत में ATE8 जोड़ देते हैं। नाम के अंत में ATE8 जोड़ देते हैं। और अब नंबर 4 करके लिखेंगे, चौथा बिंदु लिखें, अंत में केंद्रीय धातु परमाणु की, अंत में केंद्रीय धातु परमाणु की आक्सीकरण संख्या को रोमन अंकों में छोटे ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। रोमन अंकों में छोटे ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। चलिए एक उदाहरण से यहां पर समझ लेते हैं। जैसे लिख दिया जाए K4 FeCN का होल 6। अब देखेंगे ये है एक संकुल यौगिक। इस संकुल यौगिक में ये हमारा है धनात्मक भाग और ये इतना है ऋणात्मक भाग। तो अभी आपने लिखा पहले नियम से कि सबसे पहले हम धनात्मक भाग का नाम लिखेंगे, फिर ऋणात्मक भाग का नाम लिखेंगे। तो धनात्मक भाग का नाम हो जाएगा पोटेशियम। पहले इसका नाम लिख देंगे। अब जो ऋणात्मक भाग है इसके लिए और सारे नियम दिए गए हैं। इस ऋणात्मक भाग में आप देखेंगे कह रहा है कि उपसह संयोजी क्षेत्र या मंडल का हम नाम पहले लिखेंगे और इसमें सबसे पहले लिगेंडों का नाम लिखा जाता है। लिगेंडों को लिखने से पहले उनकी संख्याओं को हम लिख देते हैं। तो यहां देखिए 6 संख्या है तो 6 के लिए लिखेंगे हेक्सा। CN दिया गया है तो ये साइनाइडो समूह है तो हेक्सा साइनाइडो। अब यदि ये ऋणात्मक है तो देखिए K4 प्लस बनाएगा, ये माइनस यानी ऋणात्मक है तो इसके नाम के अंत में जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसके नाम के अंत में ATE जोड़ देंगे तो ये फेरियम से इसका बनेगा फेरेट और अंत में इसकी ऑक्सीकरण संख्या को हम लिख देंगे छोटे ब्रैकेट में। तो इस तरह से इसका नाम लिखा जाता है। तो ये था हमारा उपसह संयोजी यौगिकों के IUPAC नाम पद्धति। तो इस पर ये टिप्पणी हो गई। उम्मीद करते हैं ये वीडियो में आपको जितने भी प्रश्न कराए गए सब समझ में आए होंगे। तो इसके आगे के प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को हम अगले क्लास में हल करते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।